हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आई एस मैराथन। एंड यस, आगे आगे हम फंडामेंटल राइट से अब हम देखते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, बट उसके पहले जो है आपको जो है इसको शेयर करना पड़ेगा। लाइक कर दीजिए अगर पसंद आता है, और जितना हो सके उतना फैलाएं यार, है ना। तो मेहनत कर ही रहे हैं आपसे, और पूरा कंटेंट अवेलेबल करा ही देंगे फ्री फ्री, ठीक है। तो बस आपका सपोर्ट चाहिए और बेस चाहिए, ठीक है। फीडबैक दे सकते हैं आप हमें कोई से भी सोशल मीडिया साइट पर, और व्हाट्सअप आप जो है कमेंट्स में दे। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको कमेंट्स में अगर आपका फीडबैक मिलेगा तो हमें बहुत खुशी होगी, हम उस पर वर्क करेंगे, ठीक है। वैसे भी कर ही रहे हैं, हम कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं आपके लिए। तो आपको क्या करना है, शेयर करना है इसको जितना हो सके, जितनी जगह, ठीक। सो यस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आपके पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं इसके अंदर? आर्टिकल 36 है, आर्टिकल 51, बहुत मजा आएगा देखना इसको पढ़ने में आपको। और उसके बाद आपको फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ाऊंगा 51A। इसमें बहुत बेहतरीन आर्टिकल और एक ऐसे लिखा था मैंने, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के लिए, ठीक है। तब हम वहाँ पर एक कंपटीशन था, तो हम उसमें लिख के आए थे वाला आर्टिकल, बहुत ही ज़बरदस्त था। और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा इसको याद करने की, मज़ा आएगा आपको आर्टिकल, जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो पढ़ने में, है ना। तो उसका आप वेट करें। फिलहाल हम देखते हैं डीपीएसपी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पार्ट 4 में और 36 से लेकर के 51 आर्टिकल तक आता है। यस, फ्रेमर्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स हैं, उन्होंने ये बोरो किया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1937, जिन्होंने ये जिन्होंने कॉपी किया था स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो वर्ड्स में जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंस छिपी होती है। हमने बोरो किया था और उन्होंने कॉपी किया था, है ना। सो भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं इट इज़ अ नोवल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और डीपीएसपी प्लस फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सोल एंड फिलोसफी है, ठीक है। ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या कहा इसके लिए? ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा है इट इज कॉन्शियंस, अंतरात्मा है हमारे हमारे भीतर की आवाज, जो कॉन्शियंस होता है, तो वो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। तो किसने कहा था ये कहा था ग्रैनविल ऑस्टिन ने। अब इसके कुछ फीचर्स देखते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के। यहाँ पर फीचर देखते हैं। पहला आता है आपका, ये जो फ्रेज ही है ना, बेसिकली वो डिनोट करता है आइडियल्स ऑफ द स्टेट, आइडियल्स दैट स्टेट शुड कीप इन माइंड। जब भी वो कोई पॉलिसी बनाएगा या इनेक्ट करेगा कोई भी लॉ, तो उसको अपने दिमाग में ये बात रखनी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की, ठीक है। दीज आर द आइडियल्स, आइडियल्स को निकाला नहीं जा सकता, ठीक है। इसको इंक्लूड किया जाना चाहिए हर एक्ट में, हर पॉलिसी में, है ना। सो यह हम इनसे कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शंस हैं और ये रिकमेंडेशन है स्टेट के लिए, ताकि वो अपनी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में इसको इंक्लूड करे। और बेसिकली ये उनके माइंड में हमेशा रहना चाहिए, ठीक। आर्टिकल 36 में स्टेट की डेफिनेशन है जो कि सेम है जैसे कि हमने फंडामेंटल राइट्स पे पढ़ी थी, ठीक। इसके अंदर जैसे कि आपके लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन आएंगे, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के, जितनी भी लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो आएंगी, और जितनी भी पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं वो सब इसके अंदर इंक्लूड है। सेकंड आता है इसको बेसिकली क्या बोला अब डॉक्टर साहब, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, नाम ही काफ़ी इनका। तो इन्होंने कहा था कि इट्स लाइक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इंस्ट्रक्शन के इंस्ट्रूमेंट हैं विचार, जो कि गवर्नर जनरल ने इशू किए हैं। तो गवर्नर जनरल ने बाकी जो है गवर्नर्स ऑफ द कॉलोनीज ऑफ इंडिया, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू आता है, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर दिए गए थे। सो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन वर्ड यूज़ किया गया था आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, जिसमें ये इंस्ट्रक्शन थे बेसिकली गवर्नर जनरल को और गवर्नर्स को, है ना। बट ये हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल के नाम से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए। और ओनली डिफरेंस ये है कि हमने ये इंस्ट्रक्शन जो है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को दिए हैं, यहाँ पर गवर्नर्स जनरल और गवर्नर को दिए गए थे। सो अब तीसरा इसका फीचर है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है ना वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम सेट किए हुए हैं हमारे मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए। ये हमको वेलफेयर स्टेट की तरफ लेके जाता है, ना कि पुलिस स्टेट की तरफ। पुलिस स्टेट ये हमारा कॉलोनियल एरा के टाइम का है, और इसमें, ठीक है, लाठी राज हम जिसको बोलते हैं वो था। तो ये जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी की भावना को, जो कि हमारे प्रियम्बल में से रिफ्लेक्ट करती है, उसको आउटलाइन करता है ना। तो यस, अब इसका ओवरऑल मकसद क्या है कि इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी बने नेशन। अब एक इंपॉर्टेंट फीचर जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं आपके वो नॉन जस्टिशिएबल है ना। तो यानी कि
आप जो है इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये इन्फोर्सिएबल नहीं है, आप कोर्ट में इसके वायलेशन के कारण जा नहीं सकते कि इसको जो है इम्प्लीमेंट कराया जाए, ठीक है, इन्फोर्स कराया जाए। और गवर्नमेंट को कंपेल भी नहीं किया जा सकता, ठीक है, कि वो जरूर से जरूर उसको ध्यान रखे, वो तो उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक। आर्टिकल 37 में क्या लिखा है? आर्टिकल 37 में लिखा है कि इट सेज द प्रिंसिपल आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द नेशन, ठीक है। और ड्यूटी है स्टेट की कि इसको अप्लाई करें उसके अंदर। अब देखते हैं, और बेसिक मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट जो है इसका पालन करती हैं। अब ये, हाँ, हमने माना कि नॉन जस्टिसेबल है, माना कि आपको मानना पड़ेगा क्योंकि ये नॉन जस्टिसेबल ही है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दे आर मीनिंगलेस, बिल्कुल भी नहीं। ये कोर्ट्स की हेल्प करता है कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल, जब मान लीजिए कोई जुडिशियल रिव्यू हुआ किसी लॉ का, जुडिशियल रिव्यू हुआ कोई लॉ का, और उधर से गवर्नमेंट ने दलील दी कि हमारे बेसिकली डीपीएसपी को फुलफिल करने के लिए हमने ये लॉ बनाया। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यहाँ पर आकर के देखेगी अब कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या रहेगी इस पर्टिकुलर लॉ की, तो वो कैसे डिटरमाइन करेगी? वो जो है डीपीएसपी को एग्जामिन करेंगी, ठीक है, और फिर लॉ से उसको कोहेरेंस करके देखेगी कि यस, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इसकी है लॉ की और ये डीपीएसपी से मैच कर जा रहे हैं तो ये आपके वैलिड होगा, अदरवाइज इसको तो रिजेक्ट कर ही देगी। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार ये रूल किया था, ये वर्डिक्ट दिए हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ एनी लॉ है उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है ना। सो ठीक, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि बेसिकली डीपीएसपी को इफेक्ट में लाने के लिए, और ठीक है, तो इफेक्ट में लाने के लिए लॉ बनाया गया है तो इसको रीजनेबल ठहरा दिया जाएगा इन रिलेशन टू आपका आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19, ठीक। और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल को डिक्लेयर नहीं करेगा। तो अब देखते क्लासिफिकेशन करके देख लेते हैं इसका कि क्या क्लासिफिकेशन है। वही सिंपल 3 तरीके के इसको कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला आता है आपका सोशलिस्ट, सेकंड आता है आपका गांधीयन, थर्ड आता है आपका लिबरल इंटेलेक्चुअल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो पहला आता है आपका सोशलिस्ट प्रिंसिपल। तो ये आपको बताने की जरूरत ही नहीं है कि कौन सी आइडियोलॉजी से प्रभावित है, ये है आपके सोशलिज्म की आइडियोलॉजी से, ठीक है। बहुत ही उम्दा आइडियोलॉजी है सोशलिज्म। डिटेल में बताऊंगा आपको पीएसआईआर के कोर्स के अंदर, है ना। फिर इसके अंदर डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, फेबियन सोशलिज्म, है ना, तो वो सब आपको उसमें पढ़ाया जाएगा। अब ये एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट का फ्रेमवर्क तैयार करता है, ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल जो है, और ये हमको सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि जो अर्स्टवाइल कम्युनिस्ट स्टेट थे वहाँ पर सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स का दबदबा था, और हमारा फंडामेंटल राइट जो है क्रिटिसिज्म में हमने देखा था कि वो सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। सो ये एक पार्ट सेट करता है टुवर्ड अ वेलफेयर स्टेट। अब इसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं आपके सोशलिस्ट प्रिंसिपल की हम बात कर रहे हैं, ठीक। पहला आता है कि यस, वेलफेयर हमको जो है पीपल का वो प्रमोट करना है। कैसे करेंगे वो हम करेंगे बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर, जिसके अंदर हमको जस्टिस दिया जाएगा, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। और इनइक्वालिटीज़ जो है उसको मिनिमाइज करनी है हमको, चाहे वो इनकम की हो, स्टेटस की हो, फैसिलिटीज़ की हो, या अपॉर्चुनिटीज़ की हो, ठीक। तो इस तरीके से ये आपका आर्टिकल 38 के अंदर आता है, याद रखना, है ना। इसको हम बाद में और रिवाइज भी कर लेंगे। सेकंड आता है आपका कि राइट टू एडिकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड हमको दिए जाएं, जितने भी सिटीजन्स हैं, है ना। तो आत्मनिर्भर भारत और अभी बीच में जो पैकेज आया था, दैट हमको पता है ये इमरजेंसी थी बेसिकली और पेंडेमिक था, बट कहीं ना कहीं वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल से प्रभावित है ना, कि हमारे लोगों में बेसिकली जो है उनको बेसिक लाइवलीहुड का तो क्या है आपका राइट है ना। उसके अलावा आपका एमजी नरेगा है, ये वाला लो भी आपके इसी एडिकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड से ही प्रभावित है ना, ठीक। सेकंड आता है आपका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड, ठीक। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, जो वेल्थ का कंसंट्रेशन नहीं कर सकता कोई, ना ही मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का, ठीक। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, इसके अंदर काफ़ी सारे कानून बन चुके हैं और काफ़ी हद तक हम यहाँ पर इसको अचीव कर पाएँ। लेकिन अभी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो कि अराउंड 90% है, उसको जो है इसके अंदर लाना बहुत ज़रूरी है। और गवर्नमेंट क्लेम तो कर रही है काफ़ी कुछ, लेकिन देखते हैं आगे क्या इसका रिजल्ट आता है, ठीक। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन ऑफ द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबल अब्यूज़, ठीक है। तो चाइल्ड लेबर से रिलेटेड काफ़ी सारे लॉज हैं, आगे आने वाले हैं, सबको पढ़ाऊंगा मैं।
है ना। नेक्स्ट आता है आपका अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, जो आपके आपका पूरे ये जो मैंने आपको बताया ये आपका आर्टिकल 39 के अंदर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर, है ना। अगर आपका केस हुआ तो आपको वकील कौन देगा, स्टेट देगा, है ना। आर्टिकल 39 के अंदर, आर्टिकल 39A के अंदर आता है ना। नेक्स्ट टू सिक्योर द राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, जो कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज या सिकनेस और डिसेबलमेंट से आप पीड़ित हैं तो आपको ये सब दिया जाएगी अंदर आर्टिकल 41, है। नेक्स्ट आता है टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मेटर्निटी रिलीफ, जो कि आपके आर्टिकल 42 का पार्ट है। नेक्स्ट है आपके टू सिक्योर द लिविंग वेज। अब लिविंग वेज का कॉन्सेप्ट क्या था बेसिकली, मैंने अपने इकोनॉमिक्स की इकोनॉमी एनसीईआरटी की हमारी एक सीरीज़ है, उसके अंदर मैंने आपके लिविंग वेज, मिनिमम वेज, ये सारे कॉन्सेप्ट्स और इसके अंदर क्या डिफरेंस है बहुत ही डिटेल में बताएं, ठीक है। सो एक बार आप जा करके देखें, तो गाइज अवेलेबल सब कुछ है, आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा चैनल पे, आप जाकर एक बार लेसन्स को देखें, है ना। तो इंटरकनेक्ट कर पाओगे आप एक लेक्चर को दूसरे लेक्चर से, ठीक है। तो पूरी चेन है ना। तो सिक्योर लिविंग वेज यानी कि अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, सोशल कल्चर अपॉर्चुनिटी। लिविंग एज जो है वो मिनिमम एज से ज़्यादा बड़ी होती है, ठीक है। लिविंग वेज में आपके राइट टू आपके जैसे कि बेसिक नेसेसिटीज़ होती है ना, रोटी कपड़ा मकान, इसके अलावा एजुकेशन, है ना, साफ पानी पीने के लिए, है ना, ये सब इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। तो लिविंग वेज इज़ अ ब्रॉड टर्म देन दी आपका मिनिमम वेज। नेक्स्ट है आपका टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, आर्टिकल 43A इसके अंदर है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 47 जिसके अंदर है टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ, जो कि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा मायने रखता है आपका पब्लिक हेल्थ, है ना। तो अभी तक हमने क्या देखा इसके अंदर, आर्टिकल 38 से हमने देखा था, आर्टिकल 39, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 41, आर्टिकल 42, 43, 43A एंड 47। इतना टफ भी नहीं गाइस, 2-3 बार आप इसको देखोगे लेक्सन को कंप्लीट, आपको जो है याद हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका गांधीयन प्रिंसिपल। अब आपको पता है किससे इन्फ्लुएंस होंगी, यस डेफिनेटली गांधीयन आइडियोलॉजी। अब नेशनल मूवमेंट के टाइम पे गांधी जी ने बहुत सारे काम किए थे रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, तो ये सब वही रिफ्लेक्ट करते हैं आपके। सो गांधी जी का ही सपना था, उसको पूरा करने के लिए वाले आइडियल्स को इसके अंदर इंक्लूड किया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर, ठीक है। अब इसमें क्या आता है वो देख लो। सबसे पहले आता है आपका कि यस वही जो है गांव से जो इनका स्वराज्य, गांधी जी के स्वराज्य का जो आइडिया था, ठीक है। ये कहता है कि विलेज पंचायत जो है वहाँ से जो है देश का शासन चलना चाहिए, ठीक। तो अब इनका जो आइडिया है बेसिकली, इनकी बुक स्वराज है ना, हिंद स्वराज, वो इन्होंने काफ़ी पहले लिख दी थी 1920s में। तो अब मैं उसके बारे में आपको समझाऊंगा। वो एक इंटरव्यू था बेसिकली, इंटरव्यू फॉर्म में, डायलॉग फॉर्म में इसको लिखा गया है, ठीक है, हिंद स्वराज। उसमें गांधी जी के मेन आइडियाज़ हैं, यानी गांधी जी के मेन आइडियाज़ आपको उस टाइम पे उसके मिल जाएंगे, ठीक। सो अगर आप हिंदू स्वराज पढ़ना चाहें तो आप उसको पढ़ सकते हैं, ज़्यादा मोटी बुक नहीं है, बहुत ही पतली सी बुक है। तो गांधी जी की पॉलिटिकल थाट्स आपको उसके अंदर मिलेंगे बहुत ही अच्छे, और आप उसको अपने आंसर में यूज़ करें, काफ़ी ज़्यादा जो है आपके आंसर रिच हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर आते हैं पहले तो हम तो विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करें एंड ये एंड इंडाउ दैम विथ नेसेसरी पावर्स एंड अथॉरिटी, इतनी पावर दे दें उनको ताकि वो अपने फंक्शन और जो है नेसेसरी पावर्स का इस्तेमाल करके उनको ऑर्गेनाइज कर सके, उनका एडमिनिस्टर कर सके अपने विलेज का, ठीक है। तो सेल्फ गवर्नमेंट की यहाँ पर बात है, तो आर्टिकल 40 के अंदर ये मेंशन है। नेक्स्ट आता है आपका टू प्रमोट कोटेज इंडस्ट्रीज। कोटेज इंडस्ट्रीज वो एक इंडस्ट्रीज होती है और इंडिविजुअल एंड कोऑपरेटिव बेसिस इन द रूरल एरियाज, जो कि आपके आर्टिकल 43 के अंदर है। कोटेज इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं जो घरों में लोग लगाते थे, जैसे कि चूड़ी का बनाना था उस टाइम पे, और सूत काटने का था, ठीक है। तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ये प्रचलन में भी था, और ये आज भी जो है स्टेट की ड्यूटी है, ठीक है, कि इनको प्रमोट किया जाए, इसलिए एमएसएमई पे काफ़ी ज़्यादा काम करती है स्टेट। सो up to promote voluntary formation, autonomous functioning, democratic control and professional management of cooperative societies। अब cooperative societies का आर्टिकल 43B में है ना। एक क्वेरी है गाइज यहाँ पर आपसे, बहुत ही कम क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, लेकिन आज पूछ रहा हूँ कि ये वाला जो बेसिकली आर्टिकल 43B है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किया गया था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे बताना होगा ना।
नेक्स्ट आता है आपका टू प्रमोट द एजुकेशनल economic interest of SC/STs and other weaker section of the society to protect them from social injustice and exploitation. आर्टिकल 46 गांधीयन पढ़ रहे हैं हम, याद रखना है ना. टू प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स ड्रग्स विच आर इंजीरियस टू हेल्थ. आपका आर्टिकल 47. हम गांधीयन प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट. सब कनेक्ट करो आप, विलेज पंचायत हो, आपके कॉटेज इंडस्ट्रीज हो, आपके जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनकी बात कौन करता है, गांधीयन आइडियोलॉजी. नेक्स्ट SC/ST और वीकर सेक्शन की प्रोटेक्शन कौन देगा, स्टेट देगा, गांधीयन बोलते हैं. उसके अलावा जो ड्रिंक्स हैं, इंटॉक्सिकेशंस हैं, ड्रग्स हैं, इनको प्रोहिबिट किया जाए, तो गांधीयन आइडियोलॉजी इसका प्रमोशन करती है. टू प्रोहिबिट दिस स्लॉटर ऑफ द काउ, गौ माता, काव्स एंड अदर मिल्क एंड रोड्स कैटल टू इम्प्रूव देयर ब्रीड्स, है ना. तो ये आर्टिकल 48 के अंदर आता है. और यस, गाय की बात की गई है. ऑफ कोर्स जो है आपके गांधीयन आइडियोलॉजी से ये प्रभावित. ठीक है, तो अभी हमने देखे थे इसके पहले जो हमारे सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हैं वो कंप्लीट हो गए. गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं जिसके अंदर आपके आर्टिकल 40, आर्टिकल 40, 43, 43B, 46, 47 एंड 48 आता है ना. तो ये आपके आर्टिकल्स हैं जो आपके गांधीयन आइडियोलॉजी के अंदर आते हैं. अब जो हम पढ़ेंगे वो हमारे लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट. अब ये लिबरल अगर हम बात करें तो किस आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस होंगे, ये होंगे आपके आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, जो कि मैं पढ़ाऊंगा आपको PSIR के कोर्स में. ठीक है, सिंपल सी बात है. लिबरलिज्म की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर लिबरल जो थॉट्स होते हैं, है ना, जैसे कि उस टाइम के आपकी बात हुई आपके इंक्लूसिव सोसाइटी की अगर हम बात करें, इकोनॉमिक इक्वालिटी की हम बात करें, ठीक है, इकोनॉमिक फ्रीडम, इन सब की बात करें तो लिबरलिज्म इसकी बात करता है. तो अब जैसे कि इसके अंदर आपको कुछ आइडिया हो जाएगा जब हम ये आर्टिकल्स पढ़ेंगे. आर्टिकल 44 सबसे पहले आता है जो कि आपके यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री. एक ही सिविल कोड होगा जो कि आपके जैसे कि मैरिज हुए, डाइवोर्स हुए और अडॉप्शन, इन सब के लिए बातें करते हैं. और वो पूरे इंडिया में एक ही कोड होगा जिसके तहत शादियाँ होंगी, डिवोर्स होंगे और एडॉप्शन होंगे. तो अभी इंडिया में क्या है कंडीशन, बेसिकली अभी हम यहाँ पर रिलीजियस जो कोड्स हैं ना उनके उनसे बंधे, जैसे कि हिंदूज़ का अलग है, मुस्लिम का अलग है, इस तरीके से. ठीक, तो ये बहुत ही अनयूनिफॉर्म है और नेशन वाइज जो है डिफरेंसेस है इसके अंदर, जिससे काफ़ी दिक्कतें आती हैं. यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने की बहुत तेज़ी से यहाँ पर तैयारियाँ की जा चुकी है और एक दिन जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा हमारे नेशन में. ठीक है, और इसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं. यूनिफॉर्म सिविल कोड मैंने समझा रखा है, लेकिन पहले जहाँ पढ़ाता था मैं वहाँ समझा रखा है. फिलहाल जो है वो मुझे अगर जैसे ही मुझे टाइम मिलता है जस्ट आपके लिए जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको मैं सेपरेट लेसन में यहाँ पर आपको समझा दूंगा. ठीक. सो सेकेंड है आपका आर्टिकल 45 जिसके अंदर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर. अब इसमें भी चेंजेस है भैया कि 6 ईयर तक ही है क्या, उसके अलावा बाद में 6 से 14 ईयर्स ऑफ एज तक फंडामेंटल ड्यूटी बना दी गई, है ना. तो अभी हम उसको देखेंगे. टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स, आपका आर्टिकल 48 में इसको कहा गया. नेक्स्ट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव इन्वायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, आर्टिकल 48A के अंदर इसको यहाँ पर रखा गया. नेक्स्ट आता है टू प्रमोट मोन्यूमेंट्स, प्लेसेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स और आपके हिस्टोरिक इंटरेस्ट से रिलेटेड जितनी भी आर्टिस्टिक और मोन्यूमेंट्स हैं उन सबको नेशनल इंपॉर्टेंस यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया. ठीक, जो कि आपका आता है आर्टिकल 49 के अंदर. और इसी से रिलेटेड एक बात और आती है आपके, वो आती है आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, जो कि हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे. ठीक, नेक्स्ट आपका टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस. ठीक, तो ये आपका आर्टिकल 50 में है जो कि सेपरेशन ऑफ पावर्स से बात बेसिकली इसकी आइडिया को बताता है. सेपरेशन ऑफ पावर का आइडिया किसने दिया था, मुझे बताओ आप. बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर पर्सन, इंटरनेशनल रिलेशन के महाज्ञानी थिंकर हम जिनको बोलते हैं, उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर का आइडिया देता है. मुझे बताओ कौन है वो. ठीक, नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल 51 जिसके अंदर टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन, जो कि हमारे जो नेशंस हैं उनसे हमको नेशन रिलेशन अच्छे रखने हैं. ठीक है, इंटरनेशनल लॉ की रिस्पेक्ट करनी है, जितनी भी ट्रीटीज़ ऑब्लिगेशंस हैं, है ना, और इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजोल्व करना है. तो ये सब हमारे स्टेट की DPSP में आते हैं. ठीक है, तो हमने तीनों पढ़ लिए, गांधीयन,
हमने यहाँ पे गांधीयन पढ़ ली, सोशलिस्ट सबसे पहले पढ़ा, फिर आता है कि गांधीयन, नेक्स्ट है आपके जो है लिबरल इंटेलेक्चुअल, जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं अच्छे से। अब यहाँ पर एक टॉपिक और है इसके अंदर, न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट हुआ था, 42nd अमेंडमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 1976 में। तो डीपीएसपी, 4 नए डीपीएसपी को इसके अंदर इंक्लूड किया गया था। पहला आता है आपका टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, बहुत इंपॉर्टेंट, टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, वो आपके आर्टिकल 39 के अंदर इसको इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर्स, ठीक है, आपका आर्टिकल 39A का इसको पार्ट बनाया गया। नेक्स्ट, टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, आर्टिकल 43A के अंदर इसको माना गया। नेक्स्ट, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, 48A के अंदर इसको इंक्लूड किया गया। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट आया था 1978 में, ये 42nd था, याद रखना 42nd। अब 44th अमेंडमेंट एक्ट जो आया, उसने एक और डायरेक्टिव प्रिंसिपल को ऐड किया है, विच रिक्वायर स्टेट टू मिनिमम इनइक्वालिटीज इन इनकम स्टेटस फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, जो कि आर्टिकल 38A में, ठीक। अब 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 2002 में हुआ था, 2002 में हुआ था, उसने आर्टिकल 45 में कुछ चेंजेस किए। जो हमारे एलिमेंट्री एजुकेशन की उसके अंदर बात की गई थी कि स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया अंदर आर्टिकल 21A, राइट टू लाइफ के अंदर, आर्टिकल 21A के अंदर राइट टू लाइफ का जो हमारा लाइफ है राइट है, उसके अंदर इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया। यानी कि अब स्टेट डायरेक्टिव जो स्टेट क्या करेगा, वो अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन जो है वो सबको प्रोवाइड कराएगा जब तक वो 6 साल के नहीं हो जाते बच्चे, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका 97th अमेंडमेंट 2011 में इसको किया गया था। तो एक नया डायरेक्टिव प्रिंसिपल इसमें ऐड किया गया जो है कोऑपरेटिव राइट, जो आपके कोऑपरेटिव सोसाइटीज से। अब इसमें जैसे कि स्टेट जो है प्रमोट करेगी वॉलेंट्री फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शंस, डेमोक्रेटिक कंट्रोल, प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर आर्टिकल 43B, ठीक। अब देखो यहाँ पर एक हमारे नई मिनिस्ट्री बनी, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, ठीक है। उसके अंदर एक पार्ट ये भी है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं और जो NGOs हैं उनका जो है सम्मान करेंगी और जो इनको प्रमोट करेंगी, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन आप कह सकते हो कि इससे इंस्पायर्ड है। तो यस, अगले लेसन में देखेंगे सैंक्शन बिहाइंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फिर फंडामेंटल राइट डीपीएसपी से क्या कॉन्फ्लिक्ट हुए, फिर क्रिटिसिज्म देखेंगे, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर हम याद करके उसको फिर हम खत्म करेंगे चैप्टर को, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब स्पीड में चल रहे हैं हम, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का ये फर्स्ट पार्ट था, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे, अगले लेसन में मिलते हैं। तो जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप शेयरिंग आवर इनिशिएटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मेहनत करते हैं। तो आपको भी इसको क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, और जो प्रिपेयर करते हैं या फिर जिनको बेसिक एजुकेशन की नीड है, ठीक है, और जो अफोर्ड नहीं कर सकते, आप उनको हमारे इनिशिएटिव के बारे में बताएं, तो आपको जो है पूरा कंटेंट फ्री अवेलेबल कराया जाएगा, उसका पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली है, ठीक। सो यस, मिलते हैं अगले लेसन में।